नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मिशन गुजरात इन दिनों देश की हर पार्टी की अंदरूनी बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी महीने 22-23 अक्टूबर तक गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की शाख से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है गुजरात चुनाव। साल 2024 के रण में बड़ा असर दिखा सकता है गुजरात चुनाव, और गुजरात चुनाव के नतीजे यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और हर पार्टी हर मिशन गुजरात के मंथन में जुट गई है। मिशन गुजरात के लिए बीजेपी ने आज अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। गुजरात गौरव यात्रा की जोरदार शुरुआत कर दी है। मिशन गुजरात में बड़े लक्ष्य के साथ कैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है, कैसे गुजरात चुनाव में वीडियो वॉर ने माहौल को गर्मा दिया है, आज मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध, पुतिन की धमकियां और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अड़ियल रवैया कुछ खतरनाक होने का अंदेशा बढ़ा रहा है। यूक्रेन की रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की अपील के बाद रूस ने यूक्रेन को फिर से धमकाया है। रूस के तेवर तल्ख हैं। कैसे रूस अब यूक्रेन के एनर्जी प्लांटों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है, मैं आपको वॉरजोन का हर ताजा अपडेट देने की कोशिश करूंगा। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक के बाद एक ऐसी हरकत करता है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान खुद अपनी फजीयत करवाता है। बाढ़ से बदहाल पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया से मदद की भीख मांग रहा था। अब बाढ़ राहत के नाम पर पैसे इकट्ठे हो गए तो पाकिस्तान में राहत फंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमा रहा है। इस पर अमेरिका ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। क्या है ये पूरी खबर, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। गुजरात का चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। मेरे सूत्र बता रहे हैं इस महीने के 22-23 तारीख तक गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव का ऐलान 25 अक्टूबर को हुआ था। फाइनल नतीजे 18 दिसंबर तक आ गए थे। इस बार कोशिश है कि गुजरात और हिमाचल चुनाव एक साथ करवाए जाएं। पिछली बार से थोड़ा सा पहले चुनाव खत्म हो जाए। इस बार कोशिश यही है कि 1 दिसंबर तक चुनाव को पूरा करवा लिया जाए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं इसके पीछे की वजह क्या है। नंबर 1, पहली वजह, दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ करवाने की कोशिश है। गुजरात और हिमाचल के साथ चुनाव करवाने के लिए जरूरी है कि गुजरात में वोटिंग की तारीख पहले रख ली जाए, क्योंकि दिसंबर महीने में हिमाचल में मौसम ज्यादा सर्द हो जाता है। हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिससे कई विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग पर असर होता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह गुजरात के अहमदाबाद में ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी का महाराज का मंदिर है कि जन्म शताब्दी का भव्य आयोजन है, और आयोजन की तारीख 15 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी तक जन्म शताब्दी समारोह चलेगा। गुजरात में इस संप्रदाय के मानने वाले बहुत बड़ी तादाद में हैं। गुजरात में स्वामी जी महाराज की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है। गुजरात में देरी वोटिंग प्रतिशत को कम कर सकती है। गुजरात चुनाव की तारीखों को लेकर जो अटकलें हैं, उसके पीछे की तीसरी वजह गुजरात में अक्टूबर महीने में होने वाला डिफेंस एक्सपो है। गुजरात के गांधीनगर में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन होने वाला है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों का पहुंचना तय है।
गुजरात में 4 से 5 जगहों पर डिफेंस एक्सपो से जुड़े कार्यक्रम होने हैं और इसी वजह से यह उम्मीद की जा रही है कि गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान 22 या 23 अक्टूबर को हो सकता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि जो दूसरी बड़ी खबर है कि गुजरात चुनाव पर देश की नजर है। गुजरात चुनाव के नतीजे साल 2024 के लोकसभा चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं और यही वजह है कि जोर आजमाइश और ज्यादा बढ़ गई है। गुजरात चुनाव में पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मिशन गुजरात तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिना देर किए अपना चुनावी मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज से गुजरात गौरव यात्रा का आगाज किया है। जब बीजेपी ने गुजरात यात्रा वाला दांव खेला है, बीजेपी को सफलता हाथ लगी है। 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार गुजरात चुनाव में अपना जांचा परखा गौरव यात्रा वाला दांव चल रही है और इस बार बीजेपी का प्लान 5 गौरव यात्रा शुरू करने का है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज 2 गौरव यात्राओं की शुरुआत की है। पहली गौरव यात्रा को जेपी नड्डा ने मेहसाणा जिले से बहुचराची मंदिर से हरी झंडी दिखाई, उसको रवाना किया। यह यात्रा कच्छ जिले के मातानो मणग मंदिर तक जाएगी। बहुचराजी में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। इस दौरान गुजरात गौरव यात्रा करीब 400 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। गुजरात की बीजेपी सरकार के कामकाज के बारे में जनता को बताने और समझाने का काम करेगी। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गौरवगान करेगी और दूसरी गुजरात यात्रा को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर से शुरू किया है। दूसरी गौरव यात्रा द्वारका से पोरबंदर तक जाएगी। दूसरी गौरव गुजरात यात्रा करीब 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। दोनों ही गौरव यात्राओं को हरी झंडी दिखाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता को संबोधित किया है। जेपी नड्डा ने समझाने की कोशिश की है कि गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, यह पूरे देश का गौरव स्थापित करने की यात्रा है। दुनिया में देश का मान बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर मोहर लगाने के लिए गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और इन सबके बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भगवान बिरसा मुंडा को भी याद करने नहीं भूले। जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। यहां बबूल के जंगल हो सकते। अरे भाई, जब बबूल को उगाने वाली पार्टी होगी तो बबूल ही उगेगा ना। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से होए? ये बबूल को लगाने वाले लोग तो थे। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों का? भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया। जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया। जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी खुद अटक गई, खुद लटक गई, खुद भटक गई। एक समय था पॉलिटिक्स का मतलब होता था भ्रष्टाचार, अनाचार, कुर्सी से चिपकना, लोगों को धोखा देना, खुद मेवा खाना। मोदी जी ने इस संस्कृति को बदल डाला। कमीशन के बजाय मिशन बना करके देश की सेवा में जुट गए। भ्रष्टाचार समाप्त किया, लोगों को सेवा भाव से कुर्सी पर आने दिया। सेवा के साथ चलो और विकास की नई रणनीति के तहत विकास के कार्य में जुटो, यह मोदी जी ने कहा। आज भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई है।
कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम राजनीति में करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि हम तो आए थे मेवा खाने, हम तो आए थे देश के नाम पर परिवार की सेवा करने, हम तो आए थे वंशवाद को बढ़ाने, हम तो आए थे अपने घर को भरने। लेकिन मोदी जी ने गुजरात की जनता को और भारत की जनता को आगाह करा दिया कि अब मेवा खाने वाले नहीं रहेंगे, सेवा करने वाले रहेंगे, कमीशन खाने वाले नहीं रहेंगे, मिशन के साथ चलने वाले लोग रहेंगे। अब विनाश की ओर ले जाने वाले लोग नहीं रहेंगे, विकास की ओर ले जाने। मैं आप लोगों से एक बात कहने आया हूं। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं गौरव यात्रा का श्री गणेश करूं। 5 स्थानों से यह गौरव यात्रा गुजरात में चलने वाली है। कल हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। वो 2 स्थानों से 3 गौरव यात्राएं प्रारंभ करेंगे। उसमें से एक गौरव यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी। भगवान बिरसा मुंडा को याद करके वो यात्रा चलेगी। मैं इन तमाम यात्राओं के प्रारंभ में, जो मुझे यहां सौभाग्य मिला है कि मैं इस यात्रा का प्रारंभ करूं, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम ने इस गौरव यात्रा को निकालने का निर्णय किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत कर दी है। ऐसी 5 गौरव यात्रा प्लान करना है। इन यात्राओं ने गुजरात को कवर करने का प्लान है। गुजरात की बीजेपी सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने होगा। इन यात्राओं का मकसद है गौरव गुजरात, देश के गौरव को कनेक्ट करते चलना। मोदी ब्रांड की चमक से गुजरात में जीत का दमदार माहौल बनाना है। तीसरी गुजरात गौरव यात्रा अहमदाबाद जिले के अहमदाबाद जंजारका से अहमदाबाद के सोमनाथ तक जाएगी, जबकि चौथी यात्रा नवसारी जिले से 19 से दक्षिण गुजरात के खेड़ा जिले के पगवेल तक जाएगी। 5वीं यात्रा 19 से अंबाजी तक जाएगी। कुल 5 यात्राएं होंगी जो गुजरात के अलग अलग मंदिरों से शुरू होकर अलग अलग मंदिरों तक खत्म होगी। 10 दिनों तक चलने वाली ये यात्राएं राज्य की 182 विधानसभा सीटों में 144 सीटों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान पार्टी की योजना 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करना है। गुजरात गौरव यात्रा के रूट प्लान में आदिवासी इलाकों का विशेष ध्यान रखा गया है। इन इलाकों पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन आदिवासी इलाकों में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। पिछले विधानसभा चुनाव में 27 आदिवासी सीटों में से बीजेपी ने सिर्फ 9 सीटें हासिल की। 2 सीटें बीटीपी की पार्टी के खाते में गई थी, जबकि बाकी सभी कांग्रेस के पास गई थी। इन 5 गौरव यात्राओं में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के आला नेता अलग अलग चरणों में शामिल होंगे। बीजेपी ने गुजरात गौरव यात्रा में भाग लेने वाले नेताओं की एक सूची जारी की है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, संजीव बालियान, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख भाई मांडविया, पुरुषोत्तम रुपाला, प्रहलाद जोशी, राव इंद्रजीत सिंह, राव दानवे पाटिल और सर्बानंद सोनोवाल का नाम शामिल है। यात्रा का मकसद गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के कामकाज के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ बढ़ रही है। गौरव यात्रा के दाव को बीजेपी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। गौरव यात्रा से बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिलना है और इस बार की शुरुआत ये गौरव यात्रा गुजरात में बीजेपी की तीसरी गौरव यात्रा है। पहली गौरव यात्रा 2002 में गुजरात दंगों के बाद हुई थी। दूसरी गौरव यात्रा साल 2017 में, फिर साल 2015 में पाटीदार आंदोलन के बाद शुरू हुई थी। 2002 में बीजेपी को 127 सीटें मिली थी, जबकि साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 99 सीट मिली थी। साल 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत तो गई थी, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन बीजेपी को परेशान कर रहा है। यही वजह है
जबकि इस बार गौरव यात्रा उन क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जिन पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। इस बार का गुजरात चुनाव साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इससे पहले बीजेपी ने एलईडी ट्रक लॉन्च किए जो चुनाव प्रचार के लिए 182 विधानसभा क्षेत्रों से जाएंगे। ये एलईडी ट्रक गुजरात सरकार के विकास और सरकार की अलग अलग योजनाओं को दिखाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगाज तो कर दिया है। बीजेपी की 2 गुजरात गौरव यात्रा ने आज से अपना सफर शुरू कर दिया है, यानी वीरवार को 3 और यात्रा शुरू करेगी जिन्हें हरी झंडी दिखाने का काम खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बीजेपी बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। गुजरात की कुल 182 सीटों में से 150 सीटों को जीतने का हासिल करने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने खुद लिया है, सभी दिग्गजों को सौंपा है और गुजरात में बड़ी जीत का असर साल 2024 के चुनाव पर होगा। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ जुट गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के मुखिया और पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब भी गुजरात जा रहे हैं उनके वीडियो जोरदार तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दलित युवक को दिल्ली बुलाना हो, गुजरात पुलिस से नोकझोंक हो, ऑटो वाले के घर खाना खाने का कार्यक्रम हो। गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का हर चुनावी पैतरा अभी तक हिट रहा है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं, खूब पसंद किए जा रहे हैं। जाहिर है कि ये वीडियो बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इन वीडियो की काट बीजेपी ने निकाल ली है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर वीडियो वॉर शुरू कर दिया है। बीजेपी एक के बाद एक वीडियो रिलीज कर रही है। अब परेशान होने की बारी आम आदमी पार्टी की है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के गुजरात संयोजक गोपाल इटालिया को टारगेट पर लिया है। बीजेपी ने गोपाल का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में गोपाल महिलाओं को मंदिर नहीं जाने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गोपाल वीडियो में कहते दिख रहे हैं मंदिर शोषण का घर होते हैं। आप भी सुनिए गोपाल मंदिर मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં। એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ આ વાંચો। अब गुजरात जैसे प्रदेश में यह वीडियो क्या असर दिखा सकता है समझना मुश्किल नहीं है। गुजरात के लोग धार्मिक होते हैं, उनसे मंदिर नहीं जाने की बात कहना, किसी के रूप में भी कहना बुरा माना जाएगा। ऐसा लगता है कि बीजेपी को आईटी सेल सुपर एक्टिव हो गई है, आम आदमी पार्टी की कुंडली खंगालने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के पॉपुलर वायरल वीडियो के जवाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के पुराने विवादित वीडियो एक एक कर रिलीज कर रही है जो गुजरात का चुनावी माहौल गरमा रहे हैं। और 2 दिन पहले गोपाल का एक दूसरा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द बोलते दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो पर भी खूब हंगामा हुआ, जमकर सियासत हुई। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बुरा बोलना कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। ऐसा ही असर गोपाल के विवादित बोल के लिए देखा जा सकता है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की काफी फजीहत होने लगी है। आम आदमी पार्टी ने जल्दी मोर्चा नहीं संभाला तो चुनाव में ये वीडियो बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा हमलावर है। आप भी सुनिए ताजा वीडियो विवाद पर बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। केजरीवाल जी के दाहिने हाथ गोपाल इटालिया जो गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है, पहले उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, उनके समाज को, उनके संवैधानिक पद को नीच कहकर गाली दी, भारतवासियों को और गुजरातियों को सी शब्द की गाली दी। और अब उन्होंने जिस प्रकार से ये कहा है कि कथा और मंदिर में जाना यहाँ पर शोषण होता है और महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, ये उनकी असली हिंदू विरोधी मानसिकता को दिखलाता है। और आज सवाल ये पैदा होता है कि ये सब संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का प्रयोग है। मेरा ये मानना है कि इससे लोगों को पहचानना चाहिए, उनके विचार क्या है, उनका मिशन क्या है,
ये वीडियो वायरल हो गया, लोगों तक पहुंच गया। अब उनके विचार भी जब लोगों तक पहुंचे हैं तो उनसे कैसे अपने हाथ ऊंचे कर पाए, उसके लिए पूरी पार्टी कल रात से बैठकों के दौर चला रही है। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर कैसे, पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। रूस यूक्रेन के बीच तेज होता युद्ध दुनिया के देशों की चिंता बढ़ा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की धमकियां और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अड़ियल रवैया युद्ध में कुछ खतरनाक होने का अंदेशा बढ़ा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूक्रेन ने दुनिया से रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की अपील की है। यूक्रेन की अपील पर रूस अड़ गया है। रूस ने राष्ट्रपति पुतिन के तल्ख तेवर, रूस अब यूक्रेन के एनर्जी प्लांटों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। यूक्रेन में मचा हाहाकार। जारी है रूसी मिसाइलों के हमले। यूक्रेन के एनर्जी ठिकाने हैं निशाने पर। यूक्रेन ने माना 30% एनर्जी प्लांट तबाह। यूक्रेन ने की रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की मांग। रूस ने फेसबुक, व्हाट्सएप पर लगाया बैन। मेटा पर देश विरोधी गतिविधियां फैलाने का आरोप। केर्च ब्रिज पर हमले के बाद रूस की जवाबी कार्रवाई से यूक्रेन दहल उठा है। हर तरफ रूसी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। इन हमलों में रूसी मिसाइलें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रही हैं। रूसी हमले से पूरे यूक्रेन में एक बार फिर हाहाकार मचा हुआ है। पार्क, यूनिवर्सिटी, फुटपाथ, हर जगह पर रूसी मिसाइलों के हमले जारी हैं। इतना ही नहीं, रूस की मिसाइलें यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को भी टारगेट कर रही हैं। ये दिखाता है कि यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी रणनीति बदल दी है। रूस के ये हमले 10 अक्टूबर के बाद से और तेज हो गए हैं, जब रूस की शान कहे जाने वाले क्रीमिया के केर्च स्ट्रेट ब्रिज पर खतरनाक हमला हुआ। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया। आपको बता दें कि जिस समय केर्च ब्रिज पर हमला हुआ, उस समय ब्रिज से डीजल से भरी एक कार्गो ट्रेन गुजर रही थी। इस हमले ने ब्रिज को तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि इस हमले से यूक्रेन ने रूस को गहरी चोट पहुंचाई है। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बदले में 10 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन पर 84 मिसाइलें बरसाईं। बमों की मार से सड़कें, चौक चौराहे, पार्क, यूनिवर्सिटी, टूरिस्ट साइट सब तबाह हो गईं। और अब रूस यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इस बार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों के अलावा एनर्जी प्लांट भी रूस के निशाने पर हैं। यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर रूसी बमबारी जारी है। इस जंग में यह पहली बार है जब रूस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि 10 अक्टूबर से अब तक रूसी बमबारी में यूक्रेन का 30% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। सोमवार 10 अक्टूबर को रूसी सेना ने कीव समेत 12 प्रांतों में भारी बमबारी की।
इससे 30 से ज्यादा जगहों पर आग लग गई और राजधानी कीव में कुछ समय के लिए बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। कई जगहों पर बिजली कटौती भी करनी पड़ी थी। क्रीमिया के ब्रिज पर हमले के कुछ घंटों के बाद ही पुतिन ने यूक्रेन की युद्ध कमांड जनरल सर्गेई सुरोविकन को सौंप दी है। तो अब जरा ये भी जान लीजिए कि सर्गेई सुरोविकन कौन है। जनरल सुरोविकन को जनरल आर्मोगर्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है तबाही लाने वाला जनरल। जनरल सुरोविकन की गिनती क्रूर सैन्य नेता के तौर पर होती है। अफगानिस्तान, चेचन्या, ताजिकिस्तान और सीरिया के साथ जंग में उनकी क्रूरता और बर्बरता दुनिया देख चुकी है। अगस्त 2017 में उन्हें रूसी सेना का जनरल बनाया गया था। सितंबर 2017 में उन्हें रूसी एरोस्पेस फोर्स का कमांडर इन चीफ बनाया गया। ये वो वक्त था जब सीरिया में जंग चल रही थी। इसी जंग में रूस ने सीरिया के एलेप्पो शहर को बमबारी से तबाह कर दिया था। इसके लिए जनरल सुरोविकन को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। अब जब रूस और यूक्रेन की जंग फिर से खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, तो पुतिन ने जनरल सुरोविकन को इस युद्ध की कमान सौंप दी है। जनरल सुरोविकन की कमान संभालते ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की मांग की है। उन्होंने यूक्रेन के घटनाक्रम पर मंगलवार को एक आपात बैठक के दौरान G7 नेताओं को संबोधित करते हुए रूस पर और नए प्रतिबंधों की मांग की। Нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано вона вже втягнула їх, а прагне втягнути безпосередньо. Перший пункт – оборонна підтримка, повітряний щит для України. Це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору, ракетні удари перестануть працювати. Підтримали цю ініціативу і всім лідерам, які зараз тут присутні. Росія має бути повністю ізольована і покарана. Покарана і політично, і санкційно. Я дякую нашим європейським друзям за 8-й санкційний пакет. Але подивіться, 8-й пакет не є покаранням для Росії. Росія почала новий етап ескалації, а отже потрібен новий санкційний пакет. Сильний пакет, і я прошу вас. इस बीच रूस ने आतंकी संगठनों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पेरेंट कंपनी मेटा को भी आतंकी और अतिविधि बताया गया है। इससे पहले रूस की एक अदालत ने मेटा को चरमपंथी कंपनी बताते हुए रूस में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया था। रूस का विदेश मंत्रालय मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के रूस में घुसने पर पहले ही पाबंदी लगा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसा कर देता है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत होती है। किसी न किसी बात पर उसकी शाख पर एक नया दाग लग जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाढ़ से बदहाल है पाकिस्तान। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान दुनिया से भीख की मदद मांग रहा था। जब बाढ़ राहत के नाम पर पैसे इकट्ठे हो गए तो अब पाकिस्तान में राहत फंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्मा रहा है। इस पर अमेरिका ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। बाढ़ के बाद डेंगू, मलेरिया से परेशान है पाकिस्तान। मच्छर चूस रहे हैं पाकिस्तान का खून। पाकिस्तान को चाहिए भारत का साथ। भारत से 60 लाख मच्छरदानी खरीदेगा पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर हुई पाकिस्तान की फजीहत।
बाढ़ राहत के लिए मिले रुपयों में की गड़बड़ी। अमेरिका ने लगाई फटकार, कहा करेंगे जांच। पाकिस्तान जब भी मुसीबत में पड़ता है तब उसे भारत की ही याद आती है। इन दिनों पाकिस्तान को फिर से भारत की याद आ रही है। बाढ़ से पाकिस्तान का कितना बुरा हाल था ये किसी से छुपा नहीं है। अब जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, पाकिस्तान फिर से मुसीबत में फंस गया। बाढ़ के बाद के प्रभाव पाकिस्तान को जीने नहीं दे रहे हैं। बाढ़ का पानी उतरना शुरू होते ही पाकिस्तान में इतने मच्छर हो गए कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में तेजी से मलेरिया और डेंगू फैलने लगा। भारत में आतंक का निर्यात करने वाले पाकिस्तान के पास मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी तक नहीं है। मच्छरदानी के लिए पाकिस्तान भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। भयावह बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से 60 लाख मच्छरदानी खरीदने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान की कंगाली की हालत देखिए कि उसके पास मच्छरदानी खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। मच्छरदानी खरीदने के लिए पाकिस्तान WHO के ग्लोबल फंड के तहत मुहैया कराए गए पैसों का इस्तेमाल करेगा। दुनिया भर में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान मच्छरों से इतना परेशान है कि वो जितने जल्दी हो सके मच्छरदानी खरीदने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि वाघा बॉर्डर के जरिए उन्हें अगले महीने तक मच्छरदानी मिल जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जून के मध्य में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिसमें अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं, जबकि 3.3 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। बाढ़ में पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो गया। बीते हफ्ते WHO ने चेतावनी दी थी कि जनवरी 2023 तक बाढ़ग्रस्त पाकिस्तान के 32 जिलों में मलेरिया के 27 लाख मामले सामने आ सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि देश के 32 बाढ़ग्रस्त जिलों में मलेरिया तेज गति से बढ़ने लगा है, जहां मच्छर से होने वाली बीमारियों से बड़ी संख्या में बच्चे जूझ रहे हैं। लेकिन इन दिनों पाकिस्तान को परेशानी सिर्फ मच्छरों से नहीं, बल्कि इन दिनों अलग अलग वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी विवाद में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी उसकी आंतरिक राजनीति उसे फंसाती है तो कभी डूबी हुई अर्थव्यवस्था। अब एक बार फिर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। ये किरकिरी इन खबरों से हो रही है जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अमेरिकी राहत सहायता की लूट की बातें सामने आई। अमेरिका ने इस पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की बात कही। पाकिस्तान को बाढ़ नियंत्रण के लिए दिए गए पैसों में हेराफेरी के मामले को अमेरिका ने गंभीरता से लिया। अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पैसों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों में पाकिस्तान की सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। यह ऐसा कुछ है जिसे अमेरिका बेहद गंभीरता से लेता है। ऐसी कोई भी जगह जहां अमेरिकी करदाताओं का डॉलर लगा हुआ है, वहां किसी तरह की गड़बड़ी हम पसंद नहीं करते। इसे हम गंभीरता से लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका जब किसी देश को परेशानी से उबरने में मदद के लिए आर्थिक सहायता करता है तो अपने दिए गए पैसों पर पैनी नजर भी रखता है। ऐसी ही एक टीम पाकिस्तान के बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर पैनी नजर रखी थी। अमेरिका की यह टीम पाकिस्तान के बाढ़ग्रस्त इलाकों की नियमित यात्राएं कर रहे थे। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका को यह पता चला कि पाकिस्तान को जो पैसे उसने बाढ़ से निपटने के लिए दिए थे उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ। बहरहाल अमेरिका की फटकार के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।